नमस्कार, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और मैं डिम्पी कालरा। तो आज का संकेत काफी बेहतर है। ये छोटा हफ्ता है लेकिन पूरा एक्शन से भरा हुआ हफ्ता है। कल इसकी शुरुआत हो गई थी जब सरकारी बैंकों के सवार होकर बाजार ने न केवल 10,000 के लेवल को पार किया बल्कि एक ही दिन के अंदर 125 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखाकर ये प्रूव किया कि बाजार के अंदर शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तेजी से आ सकती है। आज तो खैर मिहिर ग्लोबल मार्केट ही ज्यादा बेहतर है। यूएस मार्केट से ट्रेड वॉर वाली खबर आई है, वो एक्चुअली ऐसी खबर आई कि खुद अमेरिकी बाजार 700% ऊपर तक चढ़ गए। तो आज तो खैर रौनक ही रौनक है। बिल्कुल आज रौनक है और इसीलिए आप देखिए जो संकेत हैं वो भी अच्छे हैं मार्केट के लिए। जो मेन ट्रिगर्स हैं उसमें एक तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसका इम्पैक्ट तो है ही और भारत में भी देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आप देखें कि आपने सही कहा कि हफ्ता छोटा है, लेकिन एक जो एनकरेजिंग साइन थी कल के ट्रेड में वो ये थी कि कल डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से बहुत अच्छी बाइंग भी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत बनता है। तो अगर हम ओवरऑल आज की स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए आज कल जो हमने उछाल देखा मार्केट में उसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि शुक्रवार के ट्रेड में अगर आपको याद हो तो हमने जी बिजनेस पर यही व्यू रखा था कि जो इस तरह का टिपिकल पैनिक मार्केट में देखने को मिलता है उसमें कई बार बॉटम बनता है मार्केट का। एक शॉर्ट टर्म बॉटम तो बन ही जाता है। अब वो ऐसा लग रहा है कि हुआ है क्योंकि कल जिस तरह से बुल्स ने कमबैक किया है मार्केट में सेकेंड हाफ में वो प्योरली डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन था। और अब आप देखिए कि एक तो शॉर्ट कवरिंग थी, उसके साथ साथ टुवर्ड्स दी क्लोजिंग हमने देखा फ्रेश बाइंग भी देखने को मिली है। तो ये शुक्रवार को ये जो पैनिक के चलते बॉटम टेस्ट हुआ है ये शुक्रवार के ट्रेड में हुआ है। अब देखिए जो 10,090 का लेवल है ना वो निफ्टी के लिए इमीडिएटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अच्छी चीज़ ये है कि आज भी जो इंटरनेशनल क्यूज हैं इसमें निफ्टी पूरी कोशिश कर सकता है कि ये 10,175 के ऊपर निकले। अगर डीएम है हाँ तो ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर ये उसके ऊपर निकल जाता है तो ये बाजार के लिए और भी अच्छा होगा। देन द नेक्स्ट लेवल यू शुड लुक एट 10,220 का, और अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो ये और अच्छा संकेत बनेगा। अब आप इसका सेटअप भी देखिए, आज इंटरनेशनल क्यूज भी अच्छे हैं, सरकार की तरफ से भी जो बयान आया है तो वो एक्चुअली टिपिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बोरोइंग होती है उसकी फ्रंट लोडिंग होती है। यानी जब भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है ना तो शुरू के 6 महीने में हम देखते हैं कि सरकारी बोरोइंग ज्यादा होती है। इस बार सरकार ने ये कहा है कि वो उल्टा कम कर्ज लेंगे, तो वो भी मार्केट के लिए अच्छा है बिकॉज उससे आपके पास एक रूम बचता है। अगर आप शुरू में ही कम कर्ज ले रहे हैं, आगे जाके अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर और स्ट्रांग हो गए और बेहतर हो गए तो आपके पास वो रूम बचता है कि फिर आप पूरे साल के लिए भी आपका जो सरकारी कर्ज का प्रोजेक्शन है उसे काबू में रख सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये सेटअप अच्छा है। ठीक है। इस बीच अगर आप देखें जो ये सारे के सारे मार्केट, खासकर एशियन मार्केट्स जो कि हमारे साथ सीधा क्लब होकर चलते हैं, वहां पर भी अच्छी बढ़त है। जापानीज मार्केट खुद करीब 1.5% की मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ग्लोबल सेटअप आज काफी बेहतर, कल का बैंकिंग का बेस, शॉर्ट कवरिंग वाला हफ्ता, तो सारी चीजें ठीक लग रही हैं। और सरकार की जो खबर है ये भी अपने आप में अहम है। ये जो करीब 23% कम बोरोइंग की बात है, इसको जरा समझने के लिए वृंदा कराते इस बीच मेरे साथ जुड़ रही हैं, उनसे हम समझ लेते हैं कि आखिरकार पूरे मामले से कितना फर्क पड़ता है और इन सबसे कितना मार्केट पे भी हमको कितना इंपैक्ट आएगा। खैर एसएक्स निफ्टी करीब 15 अंकों की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड करा। अच्छा मेरी एक और चीज है, ये शॉर्ट कवरिंग कल बैंकिंग के अंदर फेसेस में थोड़ा ज्यादा दिख रहा था। आज का शॉर्ट कवरिंग किसी और सेक्टर में भी दिखेगी या फिर बैंकिंग लीड करेगा आज? नहीं, मुझे लगता है देखने को मिल सकती है बाकी जगह पर भी, क्योंकि देखिए माफ कीजिए जो ओवरऑल हमने कल डेटा देखा वो शुरुआत जो हुई वो शॉर्ट कवरिंग से जरूर हुई, लेकिन उसके बाद हमने फ्रेश बाइंग भी आते देखी। और अब आज के लिए जो सेटअप है देखिए, मिस्टर ट्रंप ने भी जो ट्वीट किया है अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है कि आखिरकार एंड में एवरीबडी विल बी हैप्पी। तो ये जो एक कहावत है कि ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये पहला संकेत है डी एस्केलेशन का। ट्रेड वॉर जो छिड़ा है यूएस और चाइना के बीच, उसके बाद ये पहला संकेत है डी एस्केलेशन का। और दूसरा ये जो बड़ी ट्रिगर है कि सरकार पहले 6 महीनों में कम कर्ज लेगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वृंदा मौजूद हैं, वृंदा जागीरदार, उनसे बात करते हैं। मैम मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो आई थिंक दिस न्यूज कुडंट हैव कम एट अ बेटर टाइम, और एटलीस्ट एक चीज तो इससे साफ है दैट सरकार फ्रंट लोडिंग एटलीस्ट करना नहीं चाहती है, जो भी सरकारी कर्ज वो लेने वाले हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका। हमने यू एब्सोल्युटली राइट कि हमेशा जो है गवर्नमेंट फर्स्ट हाफ में
60 to 61% तक वो बोरो कर लेती थी, क्योंकि इस समय जिसको स्लैक सीजन होता है, क्रेडिट डिमांड भी कम है और बैंक्स में जो है डिपॉजिट्स आए हुए होते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अबाउट 48% ही सिर्फ फर्स्ट हाफ में बोरो करेगी। तो इट्स नॉट फ्रंट लोडिंग, इट इज बैक लोडिंग दिस टाइम, क्योंकि यील्ड्स बढ़ रहे थे। और क्या यील्ड्स क्यों बढ़ रहे थे? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी कम हो रही थी और फास्टर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो रहे थे। लेकिन इसको रिवर्स करना बहुत जरूरी था और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस बार 48% बोरो करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो यील्ड्स हैं वो कम हो जाएंगी। यील्ड्स के कम होने से क्या है कि गवर्नमेंट बोरोइंग कॉस्ट घट जाएगा और जो बैंक्स के लिए बहुत ही फायदा है, क्योंकि उनकी जो ट्रेजरी लॉसेस है वो अभी ट्रेजरी लॉसेस विल बी कट, क्योंकि बैंक्स अभी डिमांड, अगर गवर्नमेंट वांट्स टू इश्यू मोर बॉन्ड तो डिमांड कहाँ से आएगी? बैंक से तो नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 30% तक कुछ SLR है, जहाँ के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 19.5% है। इसीलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दिस इज कम एट द राइट टाइम और इससे मार्केट को, नॉट ओनली विल मार्केट साइड, बैंक्स को भी बहुत फायदा होगा और यील्ड्स कम होने से गवर्नमेंट बोरिंग में भी इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। वृंदा, साथ ही नाउ इसमें एक ये भी सिल्वर लाइनिंग है कि अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और स्ट्रांग हुए, आगे जाके अगर और बेहतर रुझान देखने को मिला, तो ये डेफिनेटली फिर गोइंग फॉरवर्ड भी ओवरऑल जो सरकार का बोरोइंग प्लान है उसमें थोड़ा रूम क्रिएट करेगा डाउनवर्ड एडजस्टमेंट के लिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए अभी तक हमने देखा नहीं कि डिसइन्वेस्टमेंट का क्या ट्रेंड रहेगा और फिर ये स्मॉल सेविंग से भी बोरो कर रहे हैं ज्यादा, जहाँ 50,000 करोड़ लास्ट टाइम बोरो किए थे, इस बार 1 करोड़ बोरो करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि वो अपने बोरोइंग कॉस्ट कैसे कम कर सकती है, क्योंकि जो 10 to 14 ईयर है उसमें डिमांड कम है, इसलिए वो दोज बॉन्ड्स विल बी कट आउट। तो इसे गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि हम कैसे इसको अपने बोरिंग कॉस्ट को कम कर सकें, एंड हु नोज बाय द एंड ऑफ द ईयर शायद बोरिंग में भी इतना ना बोरो करें, जितने थोड़ा कम ही बोरो करें जितना उन्होंने अभी कहा है। ठीक है वृंदा जी, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमको देने के लिए। मार्केट्स के लिए एक और अच्छी खबर कि सरकार की अपनी बोरिंग्स कम है, खर्चा कम हो जाएगा, उससे क्या कि बैंकिंग सिस्टम को काफी हद तक रिलीफ होगा। यही बैंक बाजार के अंदर अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी दिखा रहे हैं। लेकिन मिहिर, अगर आप देखें ना, ये ट्रेड वॉर वाली जो खबर है ये खैर हर रोज आती है, लेकिन कई बार अच्छे मायनों में भी आती है। जो कल आई है, कल भी चाइना ने ही बात बोली है कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हमारा डेफिसिट है उसको हम सेमीकंडक्टर से पूरा कर लेंगे, हम यूएस से जो हमारा ट्रेड सरप्लस जितना भी हो रहा है उसको हम सेमीकंडक्टर से पूरा कर लेंगे। और शायद डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो ट्वीट किया वो इसी बेसिस पर है। और एक और बात है, जो किम के साथ बातचीत है, वो कल भी व्हाइट हाउस ने बयान दिया है कि वो जल्द ही हो सकता है किम के साथ भी बातचीत हो। तो जो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा अपसेट सा हो रहा था कि ट्रेड वॉर वाला इशू हो गया, किम वाला भी सेटल ही नहीं हुआ था, उसको लेकर मार्केट के पास थोड़ा सा रिलीफ है और एक छोटे हफ्ते में ही है। देखिए ये डेफिनेटली अच्छा है और ये एक बहुत सही मीडियम इन्होंने पकड़ा है, क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबली बहुत कम प्रोडक्ट्स हैं जिसमें यूएस की मोनोपोली है इन मैन्युफैक्चरिंग। सेमीकंडक्टर इसमें से एक है। सेमीकंडक्टर में यूएस इज नंबर 1 और वो टेक्नोलॉजिकली भी सबसे आगे है और चाइना बहुत बड़ी मात्रा में इसे इंपोर्ट करता है। तो वो आइटम जो कि चाइना बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, अगर उस पर चाइना ये कमिटमेंट दिखाता है तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ कॉन्शियस एफर्ट टू डी एस्केलेट द सिचुएशन, और ये बहुत अच्छा है। अब देखिए, इसे कई लोग कहते हैं ट्रंप को ही इज इंस्टिंक्टिव, लेकिन आप देखिए जो उनकी डिप्लोमेसी है, भले ही थोड़ी अग्रेसिव हो, थोड़ी सी काउबॉयिश हो, लेकिन आप देखिए नॉर्थ कोरिया के मामले में भी हमने देखा कि अल्टीमेटली नॉर्थ कोरिया अग्रीड टू कम ऑन द टेबल। चाइना के मामले में भी यही हुआ है कि यूएस ने सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग नहीं की, उन्होंने आगे जाके चाइना को वार्निंग दे भी दी कि आपको ट्रेड डेफिसिट जो है उसे घटाना पड़ेगा। तो अब चाइना ने अपनी तरफ से ये कहा है। इसमें अच्छा संकेत ये भी है इसमें कि चाइना इज ऑल्सो बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली, वरना वो देखिए जो हॉकिश एनालिस्ट हैं वो सारी ये कह भी रहे थे कि चाइना के पास तो इतनी बड़ी मात्रा में यूएस ट्रेजरी बिल्स हैं, वो अगर डॉलर डंप करना शुरू करे तो डॉलर के लिए क्राइसिस हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया है चाइना ने। ये अच्छा संकेत है अपने आप। ठीक है, अच्छा है, दोनों के दोनों दिग्गजों ने काफी हद तक शांति की बात की है और ट्रेड वॉर को लेकर शायद हो सकता है कोई नेगेटिव खबर अब जल्द ना आए इस बयानों के बाद। उम्मीद तो यही करते हैं। एक बार जरा एफआईज और डीआईज का डाटा देख लेते हैं, उसका फिर आज के 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले जरा एफआईज और डीआईज का ट्रेड
अपडेट देखें एक बार कि आज के सेटअप में आपने ग्लोबल मार्केट देख लिया, जी बिजनेस व्यू आपके सामने है, वृंदा ने अपनी बात रख दी इकोनॉमिक्स के तौर पर। अब जरा एफआईज का कामकाज। कल डीआईएस की तरफ से समीर भी कह रहे थे कि अच्छी लिक्विडिटी हुई है, कल शॉर्ट कवरिंग हुई है, 2000 करोड़ का आंकड़ा है, जस्ट ये रिवर्स है। अगर आप परसों का आंकड़ा देखेंगे एफआईज ने इतना ही प्लस किया था, कल एफआईज थोड़ा नेगेटिव थे, लेकिन कल डीआईएस की तरफ से नियरली अच्छी बाइंग आते हुए दिखी हमने। अब जरा वायदा के अंदर कारोबार देखते हैं, वहां पर भी इंडेक्स ऑप्शंस थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, ये 750 करोड़ रुपए के आसपास। फ्यूचर्स में क्योंकि सेटलमेंट का हफ्ता है तो फ्यूचर में टिपिकली वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, वो दिख भी रहा है इस बार। कल भी 2000 करोड़ था, आज भी करीब 2000 करोड़ की नेट में सेलिंग हुई है। ये ज्यादा खैर इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि नेट में सेलिंग और नेट में बाइंग इंडेक्स फ्यूचर से कुछ ज्यादा रेंज नहीं, रेंज की एडजस्टमेंट होती है सिर्फ अभी तक तो। अब जरा ये देख लेते हैं कि आज के मन हमारे क्या कह रहे हैं। अविनाश गोरखशंकर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, किरण जाधव हैं, साथ ही शुभम अग्रवाल हैं, तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उन तीनों से हम बातचीत करना अब शुरू कर रहे हैं। पहले तो अविनाश शुक्रिया समय देने के लिए, किरण आपका भी शुक्रिया, शुभम आपका भी शुक्रिया। गौरांग माफ कीजिए अविनाश, ये आज मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग और आती है तो ये कितनी आ सकती है? ये क्या 200 डेमा वाली यानी कि 10,175 वाली चीज को रिस्पेक्ट करके रोक देगा या फिर उससे भी कहीं ज्यादा बड़े मूव हम देखेंगे, 200-300 तक के लिए भी हमको ट्रिगर दे रहा है? डिम्पी, आई थिंक ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो सही है कि जिस प्रकार से डाउ ने कल 700 पॉइंट की रैली दिखाई है, उसका इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली सुबह के सेशन में देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से ट्रेड फेयर्स के कारण थोड़ी सी मार्केट्स में घबराहट जरूर हुई थी, लेकिन आई थिंक अगर वहां पे कोई सोल्यूशन निकलता है स्पेशली चाइना के फ्रंट पे तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो दूसरे पॉजिटिव ट्रिगर्स मार्केट्स के लिए है वो गवर्नमेंट की बोरोइंग है। गवर्नमेंट का बोरोइंग का नंबर डेफिनेटली कंफर्ट के हिसाब से आया है। ऐसा अगर फिगर आता है तो ऑब्वियसली बैंक्स के शेयरों में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अगर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर यहाँ पे तेजी कंटिन्यू होती है जैसे कल हमने देखा, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि मार्केट्स को और बढ़ने के लिए क्षमता है। कल एक्सपायरी भी है तो उस कारण भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक डर जो बना रहता है ना टिपिकली शॉर्ट कवरिंग, कहीं फिजल आउट ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कम से कम वो आज नहीं दिख रही है। ये एनालिस्ट भी मान रहे हैं, ये हमारी अपनी कैलकुलेशन भी कहती है कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट कवरिंग आज असर दिखाएगी। एक काम करते हैं, इसी शॉर्ट कवरिंग में ना कुछ एक ट्रेडिंग आइडियाज को ढूंढ लेते हैं पहले, उसका फिर बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। रजत है मेरे सहयोगी, आपको बताने वाले आज की ट्रेडिंग कॉल्स। रजत बताएं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। पहला है कजारिया सिरामिक्स, ये एक्सेस सिक्योरिटीज के रडार पर है। उन्होंने जो टारगेट दिए वो है 600 तक के और 562, ये एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए पॉजिटिव रिकमेंडेशन है कजारिया सिरामिक्स पे। दूसरा है डीएलएफ, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बिकवाली हुई थी, लेकिन अब एक्सेस सिक्योरिटीज मानता है कल के जो बाजार में पैटर्न बना वहां से निचले सुरों से पुल बैक के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। 215 के टारगेट के लिए खरीदें और 205 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। आईडीबीआई कैपिटल की दो इंटरेस्टिंग पिक है और दोनों ही इंश्योरेंस सेक्टर से, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ। खरीदारी की राय है दोनों ही स्टॉक्स में। एचडीएफसी लाइफ पे टारगेट है 449, स्टॉप लॉस 431 और एसबीआई लाइफ पे टारगेट है 679, स्टॉप लॉस 656 इस स्टॉक पे लगाना होगा। साथ साथ बाटा खरीदा जा सकता है, ये ट्रेड बुल सिक्योरिटीज मानता है 766 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 723 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और एक स्टॉक है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, यहां पर पुल बैक की उम्मीद है जो उसको 880 तक ले जा सकती है, 817 तक लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। और दो स्टॉक्स चॉइस ब्रोकिंग के हैं, एस्कॉर्ट्स जहां पर वो टारगेट दे रहे हैं 835 का, 790 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। और दूसरा है वी-गार्ड जिसमें टारगेट है 240, स्टॉप लॉस 220। ठीक है, आप इस ट्रेडिंग कॉल्स में टिपिकली वही सारे शेयर्स देख पा रहे हैं जहां पे शॉर्ट कवरिंग होती है, जो मार्केट का आजकल का फ्लेवर है, जैसे कि जो सीजनल चेंज वाले शेयर जिनमें मोमेंटम है, एग्रो बेस्ड कंपनीज हैं, वही सारे आपको ट्रेडिंग कॉल्स में मिले हैं। लेकिन मेरे हम बार बार शॉर्ट कवरिंग की बात तो कर रहे हैं, क्या जिनके पास कोई पोजीशन नहीं थी, जो मार्केट के अंदर एक डिप की वेट कर रहे थे कि यहाँ कोई गिरावट आए, उनको प्लस करना चाहिए, या फिर ये उन्हीं का ही ट्रेड है जिनके पास पहले से पोजीशन थी वो कवर करें या अपने लॉसेस को एडजस्ट करें या जैसे भी करें? नहीं, देखिए ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ उनका ही ट्रेड है जिनके पास पुरानी पोजीशन है। हाँ, ये बात सही है कि जो पुरानी पोजीशंस हैं उसमें भी हमने कल काफी स्क्वेयरिंग होते देखी है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में यही होता है कि जब कभी इसका बॉटम हिट होता है ना तो वो हो जाने के बाद ही पता चलता है। अब अभी भी वी डोंट नो, हो सकता है फिर से एक बार निफ्टी जाके 10,000 का लेवल टेस्ट करे भी, लेकिन ये जो इस बार निफ्टी ने फ्राइडे को जिस तरह से डिफेंड किया था, आई थिंक वो जो 10,050 के आसपास का लेवल है ना, वो एक बहुत क्रूशियल लेवल के तौर पे मार्केट के लिए उभर रहा है। वो अच्छा भी है और इसका सीधा जो मतलब बनता है वो ये बनता है कि जो 9,000 10,000 के नीचे 9,700 9,600 तक के लेवल्स की बात हो रही थी, अभी के लिए हम थोड़ा राहत की सांस ले सकते हैं कि शायद इमीडिएटली वो ना भी हो
अब किसी दिन अगर कुछ हो गया यूएस मार्केट्स में या ग्लोबली तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सिनारियो में ठीक है। नॉर्मल सिनेरियो तो ये कहता है कि फिलहाल थोड़ा बहुत अपनी पोजीशंस के बारे में सोचा समझा जा सकता है इस समय किरण। अब ये कल अगर शॉर्ट कवरिंग थी भी मार्केट में और संकेत जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं, चांसेस आर कि एक बार के लिए निफ्टी अटेम्प्ट तो करेगा 10,220 के आसपास का लेवल चेस करने की, लेकिन हफ्ता छोटा है तो हम क्या उम्मीद करें 10,150 प्लस पर एक्सपायरी कर सकता है मार्केट? देखिए मीर जी, मेरा भी यही व्यू है कि 10,200 10,220 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा निफ्टी को, जबकि ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव है। तो अगर गैप से खुलते हैं या फ्लैट खुलते हैं तो बेस्ट के सिनेरियो उधर तक जा सकते हैं, उधर वापस एक बार रिकवरी हो सकती है। और मैंने एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन है 10,150 से लेके 10,200 के बीच में हो जानी चाहिए। 10,200 में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हो चुकी है, तो इसके ऊपर टिकना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये टिकता है तो बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आखिरी दिन में देखने मिलेगी। पर जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी वीकेंड है तो कोई लॉन्ग पोजीशन लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है अभी के लिए। तो किरण, ये बैंक निफ्टी का आज का डाटा क्या कहता है? आज के लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी के? देखिए बैंक निफ्टी में कल सिर्फ एचडीएफसी बैंक की वजह से ज्यादा ट्रैक्शन देखने को मिला, वो ही मेजर कंट्रीब्यूटर था। और इधर से 24,450 के ऊपर जाना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। 24,500 में बहुत अच्छे राइटिंग देखने को मिली है, तो उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। टेक्निकली भी 24,450 24,500 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इधर भी मेरा मानना है कि कल की भी एक्सपायरी करीबन 24,100 से लेकर 24,300 के बीच में ही होनी चाहिए। ठीक है, एक बार जरा 10,200 की कॉल भी देख लेते हैं, क्योंकि 10,200 की कॉल से काफी हद तक इंडिकेट आपको होता हुआ चलेगा कि बाजार की दिशा बहुत स्पीड वाली है या फिर थोड़ी कम है। ये इसी सीरीज की कॉल है जो परसों कल एक्सपायर हो जाएगी। ये 10,000 की कॉल, कल इसमें 200% का राइज हुआ, 23 रुपए चलिए कल कॉल 35 रुपए पहुंची, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 11-12 रुपए की कॉल थी जो कल इसने लीड करके 200% का रिटर्न दिया। आज इस कॉल में अगर आपको फ्रेश बाइंग और दिखे ना तो आप समझिएगा कि शायद हम 200 को पार करने वाले हैं। ये एक इंडिकेटर के तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार जरा 10,000 की पुट को भी देख लीजिए। अगर बाजार में कहीं भी सेलिंग आए तो इस पुट के अंदर बाइंग नहीं आनी चाहिए। 10,000 की पुट के अंदर ये वाली जो कल 80% टूटी है, अगर ये बाइंग इसमें आने लग गया है ना, फिर सोचिएगा कि बाजार शायद जल्दी से ऊपर जाएगा नहीं और सेलिंग को एक्सटेंड भी कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग को एक्सटेंड भी कर सकता है। ये अगले 48 घंटे के लिए इस कॉल पुट का फायदा उठाइए। 10,200 10,000 वाली रेंज की ये कॉल पुट है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच अंचल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अंचल, ये बताइए कि आज कौन से काउंटर्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल मीर, देखिए काफ़ी ऑर्डर्स की खबरें हैं, कुछ बोनस की खबरें हैं, लेकिन हाँ शुरुआत करते हैं बंधन बैंक से। आज इसकी लिस्टिंग होनी है और अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है। पहले तो जो इशू प्राइस है 375 रुपये प्रति शेयर का तय किया गया है। प्राइस बैंड था 370 से 375 रुपीज़ के बीच में और हायर एंड पे इन्होंने इशू प्राइस तय किया। उसका कारण ये था कि 14.63 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। कुल 4500 करोड़ का आईपीओ था, अच्छा सब्सक्रिप्शन है और यही कारण है जो काफ़ी सारे जानकार मान रहे हैं एक अच्छे लिस्टिंग गेंस आज शायद बंधन बैंक देता हुआ दिखेगा। तो यहाँ फोकस रखिएगा, जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब किया था उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है किस तरह के लिस्टिंग गेंस आज शुरुआत में मिलते हैं। दूसरी ओर नजर रखिएगा, जैसा कि कह रहा था, ऑर्डर की कई सारी खबरें। पुंज लॉयड का एक शेयर है अमीर जो आज आपके रडार पे होना चाहिए और कारण यह है कंपनी को एनएचएआई से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कुल 505 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये ईपीसी का ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आज फॉर श्योर पुंज लॉयड के शेयर में आता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी ओर आईडीएफसी बैंक एक काउंटर है जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आज के लिए। कारण ये है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है आईडीएफसी बैंक को, उनका जो मर्जर स्ट्रैटेजी है उसको लेकर। बेसिकली कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस और कैपिटल फर्स्ट सिक्योरिटीज, इन तीन कंपनियों का विलय आईडीएफसी बैंक में होना है। इसी मर्जर को अप्रूवल मिला है एनएसई की तरफ से, तो आईडीएफसी बैंक आज स्ट्रांग रह सकता है। डिश टीवी पे नजर रखिएगा, यहाँ खबर ये आई है कल कंपनी की बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि वीडियोकॉन D2H को शेयर जारी किए जाएंगे। कुल 85.77 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे और जो रेशो है कुछ इस तरह है कि जिसके पास वीडियोकॉन का एक शेयर है उसे डिश टीवी के 2.02 शेयर जारी किए जाएंगे।
तो इन्होंने मर्ज जो शेयर इशू रेशो है वो अनाउंस किया है, उसका इम्पैक्ट आज डिश टीवी पे दिख सकता है। लेकिन साथ ही इसमें आपको डिस्क्लेमर दे दें, डिश टीवी एसएल समूह की ही कंपनी है जिसके माध्यम से आप ये चैनल देख रहे हैं। एक और शेयर है केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये आज के लिए ही नहीं, मिहिर आने वाले 2 से 3 दिन इस शेयर में तेजी रहेगी और कारण है कंपनी को एनएचएआई से 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं और जो कुल ऑर्डर वैल्यू है करीब 3000 करोड़ की है, 2964 करोड़ के ऑर्डर हैं। तो अच्छे खासे बड़े ऑर्डर मिले हैं, तो आज तो डेफिनेटली टर्न अराउंड दिखेगा ही दिखेगा और ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिख सकता है आने वाले 1 से 2 दिनों में। साथ ही 3 शेयर हैं जहां पे आपको फोकस रखना चाहिए। ऑयल इंडिया, इन्होंने बेसिकली आज इनकी एक्स बोनस की तारीख है, इनका जो बोनस रेशियो था वो कुछ इस तरह था कि 2 शेयरों पे, ऑयल इंडिया के 2 शेयरों पे 1 बोनस शेयर जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट आज आपको ऑयल इंडिया पे दिखेगा। अगर सडन फॉल दिखे घबराइएगा नहीं, एक्स बोनस हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। दूसरी और गेल के लिए भी आज एक्स बोनस की तारीख है और यहाँ पे रेशियो कुछ इस तरह था कि 3 शेयरों पे 1 बोनस शेयर दिया गया था। तो यहाँ पे भी अगर फॉल आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्स बोनस की वजह से। और लास्टली तलवर्कर्स, यहाँ पे आज एक्स डीमर्जर डेट है, इन्होंने अपने बेसिकली लाइफस्टाइल कारोबार को अलग किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज शेयर पे आपको प्रेशर दिख सकता है, लेकिन वो सिर्फ डीमर्जर की वजह से, एज सच कंपनी के साथ कुछ नेगेटिव नहीं है। ठीक है, रेगुलेशन वाली खबरें भी आपके सामने और साथ ही साथ खबर जो है वो भी आपके सामने ही देखने को मिल रही है। शुभम अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। शुभम, आज के कोई 3-4 स्टॉक्स जो आपके रडार पर हैं जहां पर आप आज रेकमेंड करेंगे ट्रेड? जी बिल्कुल, 2 स्टॉक रिकमेंड करूंगा बाई साइड पे। सो पहला स्टॉक होगा पिडिलाइट, जहां पे हमने देखा है कि एक ब्रेकआउट के बाद एक कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने को मिला था चार्ट पे, तो मुझे लगता है कि वहां पे एक फ्रेश बाइंग की उम्मीद अच्छी हो जाती है। 950 के टारगेट के लिए खरीदें और स्टॉप लॉस होगा 890 का। दूसरा कॉल होगा मन्नापुरम पे, जहाँ पे ऑलरेडी हमें कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और फिर से मुझे लगता है कि एक न्यू हाई यहाँ पे स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। तो 120 के टारगेट के लिए खरीदे और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 104 रुपये पे। ठीक है, वैसे आज मार्केट में मोमेंटम वाले शेयर्स हैं। कल विप्रो बहुत तेज़ी से टूटा था, आज उसमें एक खबर भी आई है विप्रो के साथ कि वो कुछ पुलबैक दिखाएगा, क्योंकि कल तो टूट रहा था, आज पुलबैक का कैंडिडेट बनेगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी। अगर विप्रो का हम ओवरऑल मूवमेंट देखें तो मुझे लगता है कि और भी बेटर स्टॉक्स हमें देखने को मिल सकता है आईटी स्पेस में। अगर कोई स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म करता है तो बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं दिखता है। हालांकि अगर हम लेवल्स की बात करें तो कल का जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट के बहुत ही पास में है, जहाँ से 272 से लेकर के 275 तक का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो मुझे लगता है उसके नीचे इमीडिएटली ब्रेकडाउन हो पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मे बी एक बार यहाँ पे हमें एक टेम्पररी हॉल देखने को मिलेगा। बट खरीदना चाहिए कि नहीं, तो मैं सलाह दूंगा कि इससे बेटर स्टॉक जहाँ पे टीसीएस वगैरह में, जहाँ पे हमें दिखा है कि एक बॉटमिंग आउट पैटर्न बनता जा रहा है, तो अगर हम फ्रेश बाइंग की बात कर रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगा कि टीसीएस खरीदना चाहिए। हालांकि अगर किसी का ऑलरेडी विप्रो में पोजीशन है तो मुझे लगता है 270 के नीचे अभी इमीडिएटली ये स्टॉक नीचे जा पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इस बीच कुछ ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हैं, संदीप मेरे सहयोगी हैं, उनसे भी हम ये समझ लेते हैं। साथ ही साथ ये स्टॉक्स इन न्यूज़ वाले शेयर्स भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। कल फ्यूचर ग्रुप के अंदर हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था। संदीप, क्या इस पर कुछ रिपोर्ट है? बिल्कुल, लिम्बे की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है यहाँ पे इंडसेक की, उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। 69 का टारगेट प्राइस दे रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव से देखें करीब 33% के आसपास के अपसाइड दर्शाता है। कल भी करीब 2% के आसपास का अप्रूव था। वो कह रहे हैं कि काफ़ी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका, नीच सेगमेंट्स को ये केटर करते हैं। हो सकता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी घाटा ये पोस्ट करें, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर से एक टर्न अराउंड होता हुआ दिखेगा, घाटे से मुनाफे में आते हुए दिखेगा और वैल्यूएशंस इंप्रूव होते हुए देखेंगे, जिस वजह से वो बाय रेटिंग दे रहे हैं और यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के साथ 69 के टारगेट प्राइस है। बिल्कुल, वोल्टास पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है सिटी की, वो क्या है संदीप? उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है मेहर। कह रहे हैं कि कंज्यूमर इलेक्ट्रिक स्पेस की जहां तक बात है तो सबसे ये टॉप पिक है उनकी ओर से। उनका कहना है कि एसी मार्केट की बात करें अगर आप इंडियन मार्केट्स में, तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। हालांकि डाइकिन इनका काफ़ी बड़ा कंपेटिटर है, वहाँ से काफ़ी कंपटीशन इनको आ भी रहा है, लेकिन अभी तक इन्होंने सक्सेसफुली उसको डिफेंड किया है और इसीलिए वो उनको काफ़ी पसंद है। और इस बार ज़्यादा गर्मी पड़ने की बातचीत तो है ही है, वो एक फैक्टर है ये जो कि वॉल्यूम्स को ग्रो करता हुआ दिखेगा। 744 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक शेयर जो काफ़ी स्विंग देता है, आजकल देने लग गया, पहले तो नहीं देता था, वो एनबीसीसी है। इस पे क्या रिपोर्ट है?
एनबीसीसी पे एंटीक की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू करी है। यहाँ पे टिम्पी 276 रुपये का टारगेट प्राइस है, 45% के आसपास की अपसाइड है। वो कह रहे हैं कि एक तो इनकी जो ऑर्डर बैकलॉग है वो ऑल टाइम हाई पे आपको नजर आएगा, और वैसे भी जिस तरह की ऑर्डर बैकलॉग है इनके पास, जो रेवेन्यूज में जो ग्रोथ रेट है वो कंपाउंडेड करीब 63% के आसपास का होगा, और इन लेवल्स के आसपास जो वैल्यूशंस हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। तो इस वजह से उन्होंने बाय रेटिंग के साथ कवरेज इनिशिएट करी। ठीक है, एक बार ये अविनाश, ये एनबीसीसी को लेकर आपका व्यू क्या है, और साथ ही साथ ये वोल्टास को लेकर, क्योंकि दोनों मार्केट के फ्लेवर अच्छा प्ले देते हैं। जैसी कोई खबर आती है, जैसे आज एनबीसीसी पे खबर है कि 45% यहाँ से चल सकता है, तो आज अच्छा रिएक्शन देगा। दूसरा वोल्टास जो सीजनली अच्छा प्ले कर रहा है, इन दोनों पर आपकी राय? मैं समझता हूं कि एनबीसीसी में डेफिनेटली एक अच्छा रुझान बन सकता है। जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, करीबन 85-90,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, प्लस ये एक ऐसा पीएसयू है टिम्पी जो बिल्कुल डेट फ्री है, और अभी ये कंस्ट्रक्शन और रोड बिल्डिंग में भी आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स काफी पॉजिटिव रहेंगे FY19 और FY20 पे। तो यहाँ पे करीबन 240-250 का नियर टर्म टारगेट है, लेकिन अगर हम 2 साल के ऊपर का व्यू ले तो और भी ज्यादा बढ़ने की क्षमता रखता है। यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी डिक्लाइन आए तो यहाँ पे खरीदना चाहिए। और रही बात वोल्टास की, तो हमको लग रहा है कि वोल्टास में डेफिनेटली जिस प्रकार का इनका समर सेल्स का एक्सपेक्टेशन है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी जोर से बढ़ेगा, इसका इंपैक्ट आपको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जरूर दिख सकता है। तो ये भी एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक रहेगा, और क्लियरली इस साल दैट इज FY19 में नंबर्स FY18 के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंटली अच्छे आए। संदीप, ऑटो स्पेस पर भी कुछ एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं, क्या है वो? 3 रिपोर्ट्स हैं टिम्पी, मेहर माफ कीजिए। एक तो M&M के ऊपर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, उन्होंने बाय रेटिंग यहाँ पे दी है, 871 रुपये का टारगेट प्राइस है। वो कह रहे हैं कि इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, नो डाउट, लेकिन उन्होंने हाल ही में फोर्ड के साथ एक करार किया था, उससे इनका जो ऑटो कारोबार है उसमें एक टर्नराउंड देखने को मिला है। ये एक ऐसा बेसिस है जिसके बेसिस पे वो अब भी स्टॉक के ऊपर बाय रेटिंग मेंटेन कर रहे हैं। 871 रुपये का टारगेट प्राइस है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड, टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो के ऊपर अब भी वो सेल रेटिंग बरकरार रख रहे हैं, 2716 रुपये का टारगेट प्राइस है। उनका कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट में इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें कमी आ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने कुछ प्राइस कट्स लिए हैं, और ये जो प्राइस कट्स हुए हैं उस वजह से हो सकता है इनकी जो अर्निंग्स हैं उसके ऊपर आने वाले समय में प्रेशर देखने को मिले, जिस वजह से वो सेल मेंटेन कर रहे हैं। और इसी स्पेस से ही आयशर के ऊपर जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने रेटिंग बढ़ाकर बाय की है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है वो 31,880 रुपये का है। किरण, ये मंथ की कंप्लीट होते ही सेल्स के नंबर भी आ जाएंगे, बाद में क्वार्टरली नंबर्स भी आने हैं इनके। वो लग रहा है अब तक तो ठीक आएंगे ऑटो के, सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, क्वार्टरली नंबर्स भी बेहतर आएंगे, रिपोर्ट्स भी अच्छी आ रही है। ये M&M और आयशर मोटर का जरा चार्ट चेक करेंगे आप, इन दोनों में आज ही पोजीशन ली जाए क्या? आयशर मोटर में मेरा मानना है कि बहुत कुछ बढ़त देखने को मिलने की ऐसे कोई संकेत चार्ट पे देखने को नहीं मिल रहा है, जब तक 25,800 29,000 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता है। अच्छा बेस बिल्डिंग बन रहा है, पर अभी ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियस व्यू अपनाऊंगा। नीचे में 27,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे आपको मंदी के सौदे खड़े करने हैं। अगर 27,000 टूट जाता है तो 27,000 और 29,000 के बीच में कुछ ना करने की सलाह होगी। मेक और ब्रेक लेवल्स ये 2 है। जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में मुझे लगता है कि इधर थोड़े से पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिल रही है। बाकी के 4 व्हीलर स्टॉक्स में अगर देखते हैं तो इधर बाय करने की बिल्कुल सलाह होगी। आपका स्टॉप लॉस पोजिशनल व्यू के लिए 720 के नीचे होना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 770 के पहले लक्ष्य रहेंगे। 770 के ऊपर जब ये स्टॉक निकलेगा तब इसको और ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, 770 का। अब संदीप, एक आखिरी, ये जो सरकारी बैंकों का रुख क्या होगा? ये जो आज बोरिंग्स के आंकड़े आए जिसमें 23% कम बोरिंग रहने वाली है, मॉर्गन स्टैनली की शायद इस पे भी कोई रिपोर्ट है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि H1 FY19 के जो उधारी के नंबर्स की घोषणा सरकार ने करी है वो अपने आप में पॉजिटिव है, और खास तौर पे बॉन्ड मार्केट्स के लिए और PSU बैंक्स के लिए। सरकारी बैंकों में उनका कहना है कि SBI उनका टॉप पिक है, और यही एक ऐसा स्टॉक है जिसके ऊपर वो काफ़ी बुलिश हैं। कुल मिला के जो बोरिंग्स के आंकड़े आए हैं उसका फायदा पूरे बैंकिंग स्पेस को होगा, लेकिन SBI उनका टॉप पिक है। ठीक है, SBI उनका टॉप पिक है। कल तो खैर अच्छा चला था ये 5%, और इसमें थोड़ा मार्केट को भी हेल्प की थी ऊपर आने में। शुक्रिया ये सारी रिपोर्ट्स हमको देने के लिए। शुभम, आज मेरे को एक सरकारी बैंक के साथ फिर से आगे चलना है। भले मेरे पास कुछ पुराने पड़े होंगे या मैं कुछ ताज़ा खरीदारी करना चाहता हूं। एक सरकारी बैंक जिसका स्ट्रक्चर ठीक है। कल कैनरा बैंक 10% ऊपर था।
अगर हम सरकारी बैंक में बात करें तो हमें ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना चाहिए जो काफ़ी गिर चुका है और जहां पे शॉर्ट कवरिंग फर्दर कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, बिकॉज फ्रेश बाइंग तो यहां से होना नहीं है। तो अगर हम शॉर्ट कवरिंग की बात करें तो मुझे लगता है एक SBI एक ऐसा स्टॉक है जहां पे अभी भी 260 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरी सलाह होगी कि अगर हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग बेट लेना है तो SBI पे लेना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 242 का और 260 तक का अपसाइड एक्सपेक्टेशन एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते तक के अंदर अंदर हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। अच्छा अविनाश, कल क्या हो रहा था कि कल जब सभी सेक्टर्स चल रहे थे ना, IT के अंदर ज़्यादा दम नहीं दिख रहा था। कुछ ऐसा टिपिकली थोड़ा फार्मा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। फार्मा के ज़्यादातर शेयर्स नहीं चल रहे थे। ये हेज वाले हैं, इसलिए जब कवरिंग आती है तो ये साइडलाइन खुद ही हो जाते हैं। जो हॉट मनी डेली बेसिस पर आती है वो नहीं आती है। आज 2 शेयर्स पे खबर है, एक वोकार्ड पे और एक अरविंदो फार्मा पे। दोनों को USFDA से अलग अलग दवाओं के लिए मंजूरी मिली है। इन दोनों कंपनीज पर आपका रिएक्शन क्या है? ये अच्छा स्विंग ट्रेड देते हैं, वोकार्ड और अरविंदो। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि यहाँ पे अरविंदो फार्मा की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी जोरदार पिटाई हो चुकी है। हमको लग रहा है कि ये डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर हम FY19 के लिए भी देखें तो US सेल्स जो करीबन 25% या 26% यहाँ से आते हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि क्लियरली यहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। हालांकि यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव सरप्राइजेस FDA रेगुलेशन से ज़रूर आए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि यहाँ से अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। रही बात वोकार्ड की, तो वोकार्ड में डेफिनेटली ये ज़्यादातर एक मोमेंटम स्टॉक है। यहाँ पे अभी भी इनके जो प्लांट्स है वो ज़्यादातर बंद है, तो यहाँ पे कोई बड़ा ट्रिगर आने के बाद ही कोई बड़ा मूव आने की अपेक्षा रहेगी। लेकिन यस, आज और मे भी कल 1-2 दिनों के लिए ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, ये दोनों स्टॉक्स में पॉजिटिव रुझान दिखना चाहिए। मेरे कल सेकंड हाफ में हमने देखा था अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आई थी। आज का सेकंड हाफ भी काफ़ी डिसाइसिव रहने वाला है कि हम जो शॉर्ट कवरिंग को लेके आएंगे सस्टेन करते या नहीं करते। कितने चांसेस हैं कि फिजल आउट भी हो सकता है? हो भी सकता है, अच्छे खासे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जो छोटा हफ्ता है ऊपर से कल एक्सपायरी है, तो उसके चलते ये वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगी आज भी मार्केट में। लेकिन आज भी अगर हम डाउ फ्यूचर्स में अच्छा ट्रेंड देखते हैं सेकेंड हाफ में, जब इंडियन मार्केट चल रहा होगा उस समय, तो फिर चांसेस कम है कि बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ का मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अपसाइड थोड़ी सी कैप्ड रहेगी और जो सबसे पहली स्ट्रगल होगी मार्केट की वो 10,175 के लेवल को क्रॉस करना होगा। उसके बाद देखिए दूसरी चीज ये भी है कि आज मार्केट बंद होगा, कल एक्सपायरी भी है, कल सेबी की बोर्ड मीट भी है, उसके जो फैसले आने हैं वो भी कल मार्केट बंद होने के बाद आएंगे और उसके बाद आपके पास 4 दिन तक कोई स्कोप है नहीं ट्रेड करने के लिए। तो ये एक जो रिस्क एवर्जन है ना, वो हो सकता है थोड़ा बहुत हावी हो मार्केट पर। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ में फर्क दिख सकता है, कल भी कुछ वैसा ही था। फर्स्ट हाफ में शायद कोई यकीन करेगा कि सेकंड हाफ में इतनी अच्छी बढ़त आएगी। एक ही कार्यक्रम के अंदर, एक ही घंटे के अंदर हमने 50 पॉइंट निफ्टी को चलते हुए देखा था कल अंतिम बाजी के अंदर। थोड़ा सा सावधानी के साथ आज ट्रेड करने का फिर से दिन होगा। इसके अलावा एक ICICI बैंक को और हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो ICICI सिक्योरिटीज का IPO है ना, उसको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं मिला। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो करीब 90% सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं और थोड़ा छोटा भी कर दिया इन्होंने, अपना IPO का साइज भी घटा दिया। ये पैसा खर्चाना ICICI बैंक को ही है। एक बार अविनाश, इस पे आपकी रिकमेंडेशन, ये ICICI बैंक को क्या फायदा होगा अब इस IPO के छोटे होने से और ICICI सिक्योरिटीज में ज्यादा सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नहीं आने से? दम कम नजर आ रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है कि डिम्पी ये जो IPO था वो वैसे भी एक सस्ता IPO नहीं था और इस कारण यहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो HNI कैटेगरी थी वहाँ पे रिस्पांस थोड़ा सा ठंडा ज़रूर आया है। हमने हमारे क्लाइंटों को ये भी कहा था कि ये एक IPO डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद ही खरीदने लायक था, क्योंकि अपसाइड ऑन द टेबल काफ़ी लिमिटेड था। अभी अगर ICICI बैंक की बात करें तो इनके लिए डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ज़्यादा स्कोप होता अगर IPO थोड़ा सा बड़ा होता। लेकिन वैसे भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल प्रॉफिट्स को वो ज़्यादा नहीं है, करीबन 5 से 6% का कंट्रीब्यूशन ICICI सिक्योरिटीज करता है। तो ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड ICICI बैंक को इस IPO से मिलेगा। बट ओवरऑल डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, इसलिए शायद रुझान आज ICICI बैंक में थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। देखिए वैसे भी OFS इश्यू है, इसमें कुछ इनको तो डायरेक्टली मिलने वाला था नहीं, प्रोसीड्स वर गोइंग टू द बैंक। लेकिन हाँ, ये जो कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है ये एक तरीके से इंडिकेट भी करता है कि मार्केट में
थोड़ी भी एपेटाइट नहीं है। वो जो एक्सुबरेंस हमने पिछले पूरे साल में देखा था प्राइमरी मार्केट में कि इवन हायर प्राइस्ड आईपीओज सब्सक्राइब हो जाते थे और अच्छे से लिस्ट भी हो जाते थे, टेबल पर लिस्टिंग गेन रहता था, वो वाला टाइम आउट है फिलहाल प्राइमरी मार्केट से। ये खैर दिख भी रहा है, जब से 2018 शुरू हुआ है ज्यादातर हमने इसी तरह के आईपीओ देखे, उनका गेन भी कम था और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े भी हमको ज्यादा नहीं मिले। बंधन बैंक का भी देखना होगा जो आज उसकी लिस्टिंग है होती है वो, हालांकि लेमन ट्री का ठीक है मिहिर, लेमन ट्री को रिस्पॉन्स फर्स्ट डे के हिसाब से ठीक मिला है, 30% का सब्सक्रिप्शन ऑन अ फर्स्ट डे, रेंज भी 54 से 56 की ही है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अविनाश, इस पर भी अपनी रिकमेंडेशन दीजिए जरा, ये लेमन ट्री को लेकर। आज लेमन ट्री के आईपीओ को और कितना सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, ये हो जाएगा फुली सब्सक्राइब्ड? आई थिंक डिम्पी ये इशू तो ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, बट अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो इस आईपीओ के वैल्यूएशंस भी बहुत ही महंगे हैं। इनफैक्ट ये भी एक ओएफएस ऑफर है, एक कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को भी पैसा मिलेगा। और अगर हम रॉयल ऑर्चिड और इंडियन होटल्स की अगर वैल्यूएशंस की कंपेरिजन करें तो ईवी बाई EBITDA के हिसाब से लेमन ट्री ने जो प्राइसिंग की है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, और लिस्टिंग के गेन से हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ा अपसाइड आएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो शायद हो सके, बट जो लिस्टिंग गेन्स है वो कोई बड़े आएंगे ऐसी उम्मीद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट का जहां जहां मोमेंटम है ना, उसमें अदानी और अंबानी ग्रुप के शेयर्स भी बहुत तेजी कल पार्टिसिपेट कर रहे थे। आज अदानी के साथ एंटरप्राइज के साथ खबर यह है कि उन्होंने नवेली लिग्नाइट के साथ एक करार किया, कोयले को लेकर करार है। एक बार इस शेयर पे शुभम आपकी रिकमेंडेशन चाहिए होगी, और एक जरा साथ ही साथ KEC इंटरनेशनल भी देखिएगा, इसको 2000 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। जरा दोनों शेयर चेक कीजिए, दोनों अच्छा स्विंग देते हैं। जी बिल्कुल। सो अदानी एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो एक टेम्पररी कंसोलिडेशन बना हुआ था और वहां से कल एक डिसेंट अपमूव है। तो अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि यहाँ पे थोड़ा और कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है 175 से 180 रुपए तक का एक लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएगा, और अगर हम ये ट्रेड लेते हैं तो 160 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। हालांकि अगर KEC इंटरनेशनल की हम बात करें तो वहां पे एक बेटर चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बिकॉज बहुत ही ग्रेजुअल कंसोलिडेशन हो चुका है, और जो ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक में वो है अराउंड 395 का। तो एक कंडीशनल बाई देना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर 395 के ऊपर का अगर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है तो वो एक ट्रिगर होगा कि एक शार्प मूवमेंट आ सकता है 440 तक के टारगेट के लिए। और अगर वो हमें आज के सेशन में अगर देखने को मिलता है तो मेरी सलाह होगी कि वहां पे 440 के टारगेट के लिए एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाया जा सकता है, और 385 का लेवल स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, बट ये कंडीशनल बाय है अबव 395। ठीक है, इंडिकेटिव टिक्स आने में करीब 14 मिनट का समय बाकी है। देख लेते हैं सुपर फास्ट फ्यूचर्स। चलिए तो सुपरफास्ट फ्यूचर्स देखते हैं, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल जो हमने आपको स्ट्रैटेजी रेकमेंड की थी उसका रिटर्न कार्ड क्या कह रहा है, बताइए डिम्पी। बिल्कुल, अशोक लीलैंड से कल मीर काफी अच्छा फायदा पहुंचा, करीब 17,000 रुपए का गेन था। पर लॉट की कैलकुलेशन खुलने के बाद की कैलकुलेशन और एक्सपोर्ट्स का व्यू है ये, जो सीधा सीधा आपके सामने होता है। SBI कल बैंक ऑफ बड़ौदा, आपने अगर दोनों शेयर्स में से कुछ एक भी रखा होगा तो आपका गेन कम से कम 12,000 रुपए का पर लॉट का है। अगर नहीं होगा, एवरेज करने के हिसाब से भी आपने किया होगा तो कम से कम 12,000 रुपए की आपकी जो पहले लॉस था या फिर जो नीचे खड़े थे प्राइस वो ऊपर आए हैं। 12,000 13,000 रुपए तक का प्रॉफिट यहाँ पे बना है। अब जरा रोल ओवर का डाटा भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप निफ्टी पे रोल ओवर इस समय देखेंगे तो करीब 36% के आसपास का रोल ओवर है। टिपिकली ये रोल ओवर आज थोड़ा तेजी से ऊपर आना चाहिए, क्योंकि कल जब डेरिवेटिव एक्सपायरी की तरफ होगा, एक तो हम 1 डे बिफोर वैसे ही कर रहे हैं, और अगर कल हमको रोल ओवर का आंकड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं मिलने वाला जिसके हम चांसेस लगा रहे हैं, तो आज कम से कम 10 से 15% का गेन आना चाहिए, जब हम एवरेज की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, जहां से हमारा 55% से शुरू होकर ये 65 तक चला जाता है। ये इसलिए आज गेन बहुत होना चाहिए। इसलिए आज जो मार्केट में आप कह रहे थे ना कि स्विंग मिलेगा, एक वॉलेटाइल सेशन होगा, ये वॉलेटिलिटी इस रोल ओवर के आंकड़े के साथ आपको चलेगी। कईयों में शॉर्ट्स कैरी होंगे, कईयों में शॉर्ट्स कवर भी होंगे। अब आते हैं जरा बैंक निफ्टी के रोल ओवर पे आंकड़े पे, इसका थोड़ा सा कम है, इसमें सरकारी खेमा थोड़ा कम है एक्चुअली। आज रोल ओवर का एक्चुअली जो रियल टेस्ट होगा वो है बैंक निफ्टी पर आके, कि यहां पे रोल ओवर कितनी स्ट्रांग आता है। ज्यादा रोल ओवर, पॉजिटिव साइड पे रोल ओवर इंडिकेट कर सकते हैं कि अगली सीरीज आपकी ज्यादा अच्छी जाने वाली है। नहीं आया तो वैसे ही झूला झूलते रहेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट हमेशा करेगा बैंक निफ्टी। इसलिए आज का रोल ओवर पॉजिटिव साइड पे ज्यादा आना चाहिए। कुछ ज्यादा रोल ओवर और कुछ कम रोल ओवर वाले आंकड़े भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां जहां पे हमको स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल रहा है रोल ओवर बेसिस पर। उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से अच्छा चल रही है, दीवान हाउसिंग, LIC, इसके अलावा अगर आप कैनफिन होम्स देखेंगे, इनका रोल ओवर का आंकड़ा अच्छा है। कुछ टेलीकॉम कंपनीज का रोल ओवर अच्छा आंकड़ा है, जिसमें भारतीय एयरटेल लीडर है 60% रोल ओवर के साथ। डिफेंस
वाली कंपनीज इस बार भी आगे जा रही हैं 58% के पॉजिटिव रोल ओवर के साथ। IRB इंफ्रा, जो इंफ्रा वाली कंपनीज है, हालांकि लिमिटेड कंपनीज हैं, लेकिन उनके अंदर रोल ओवर का आंकड़ा इस बार ठीक है। अब जरा कम रोल ओवर वाले आंकड़े देखिए, जहां पे थोड़ा कम है इस उसमें 40 है, इसको लेकर अनिश्चितताएं हैं, तो इसलिए रोल ओवर ज्यादा गया ही नहीं, बेहद कम 10% से कम है। और एकल फाइनेंस ये कम है, श्री सीमेंट है ये कम है। सीमेंट में टिपिकली रोल ओवर इस बार कम मिल रहा है, पिछली बार ज्यादा अच्छा आया था, इस बार आपको स्विंग भी देखने को मिला। हाँ, इसके अलावा एक नेस्ले और कावेरी सीड्स, ये भी लो रोल ओवर के कैंडिडेट हैं, हालांकि इनका बीटा हाई है, चलते तेज हैं, लेकिन इस बार रोल ओवर ज्यादा नहीं है, तो इससे उम्मीद करें कि अगली सीरीज में भी ठंडे ही पड़े रहेंगे, जहां पे जो पोजीशंस बनेगी वैसा ही काम करेंगे। अब आज के दो मेहमान शुभम अग्रवाल, किरण जाधव से हम जानते हैं आज के वायदा के ट्रेड। किरण, आपसे शुरू करते हैं, आपके आज के वायदा के ट्रेड। मेरा पहला स्टॉक रहेगा बजाज फाइनेंस। अच्छी खासी डिलीवरी मार्किंग नीचे बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन के और हमें देखने को मिली है। मेरा मानना है कि आज अच्छी खासी अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए, बाय करके चलना चाहिए। 17-16 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1800 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा एक्साइड, ये काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बिल्टअप होती नजर आ रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी देखने को मिल रही है और बाय करके चलने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 219 का रखना चाहिए, 232 के टारगेट्स आज ही देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप होचंदानी भी जुड़े हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप, मॉर्निंग टू यू। पहले तो आपके आज की पिक्स क्या हैं FNO की? गुड मॉर्निंग। कोइंसिडेंटली एक्साइड और बजाज फाइनेंस मेरे भी पिक हैं, तो वो ऑलरेडी जैसे किरण ने शेयर कर दिए, तो मैं दो और पिक शेयर करना चाहूँगा। LIC हाउसिंग, जो डिम्पी ने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि जिसमें एक F&O की साइड्स पे भी अच्छा बिल्डअप है। कल इसमें डेली चार्ट्स पे एक अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ पे भी एक बाइंग की जा सकती है। 524 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पे 580 से 590 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से। दूसरा एक स्टॉक है कैश सेगमेंट का, बजाज इलेक्ट्रिक है। 34 DMA का एक सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ये एक अपवर्ड जर्नी रेज्यूम कर रहा है। यहाँ पे 547 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है और 585 से 590 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों थोड़ा सीजनल प्ले वाले भी हैं। एक तो बजाज इलेक्ट्रिकल वैसा है और कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर शॉर्ट कवरिंग मिल रही है और टिपिकली अगले फ्यूचर्स जो ज़्यादा लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं उसमें LIC पे ध्यान रखें आप। शुभम, आपके ट्रेड कौन से वायदा के? डिम्पी, 2 स्टॉक की हमने बात की, पिडिलाइट, मन्नापुरम। अभी 2 और ऐड करना चाहूंगा ऑप्शन साइड पे। सो पहला कॉल होगा रिलायंस पे, जहां पे चार्ट पे बहुत ही क्लियरली एक टेम्पररी बॉटम देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म अपसाइड हमें देखने को मिलेगा, तो 920 का अप्रैल का कॉल यहाँ पे खरीदने की सलाह होगी। टारगेट होगा 35 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 12 रुपए पे। दूसरा कॉल होगा HDIL पे, जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड बना हुआ है और एक फ्रेश डाउन साइड हमें फिर से ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल स्टॉक बैन लिस्ट में था काफी समय से और अभी बैन के बाहर आ चुका है, तो पोजीशन हम यहाँ पे बना पाएंगे। अप्रैल एक्सपायरी में 40 रुपए का पुट लेने की सलाह होगी। टारगेट होगा 3.5 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 50 पैसे पे। ठीक है, रिलायंस की 920 की कॉल और HDIL की 40 की कॉल, इस पे आप ध्यान रखिएगा। एक कॉल वैसे आपको किरण ने भी दी है, वो है कैडिला की 390 की कॉल।